दोस्तों, आज की केस इतनी डरावनी, इतनी चौंकाने वाली और इतनी खौफनाक है कि यकीन मानिए, सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स जिसने कभी अपनी बीवी की मुस्कान के लिए करोड़ों का 3 मंजिला घर बनवाया, जिसने उसके नाम पर कारोबार खड़ा किया, उसके सपनों को उड़ान दी, उसी शख्स को उसी की बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी लाश तक को पहचानना मुश्किल हो गया। उसकी बॉडी को 70 किलोमीटर दूर एक सुनसान खाई में फेंक दिया गया, इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कि पहले तो पुलिस को यही लगा कि ये एक आम सड़क हादसा है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर एक पुलिस अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस खून के पीछे क्या था मकसद? आखिर कौन था वो आदमी जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्यों उसकी बीवी ने ही उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया? और कैसे उसका बॉयफ्रेंड बना इस कत्ल का साथी? क्यों उसने अपने ही हाथों से उस शख्स की जिंदगी छीन ली? और कैसे पुलिस ने इन हत्यारों को घेरकर सच को सामने ला खड़ा किया? इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं खौफनाक, सबसे रियल और सबसे सच्चे क्राइम केस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची, सन्न कर देने वाली और बेहद दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 5 जून 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार हाईवे के पास कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे एक खाई में पड़ी एक लाश पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यह किसी पुरुष की लाश है और ऐसा लगता है कि शायद सड़क हादसे में उसकी मौत हुई हो। वे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं। कुछ ही देर में कोटद्वार पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और लाश की जांच शुरू करती है। लाश के पास कोई पहचान पत्र, मोबाइल या कोई अन्य चीज नहीं मिलती जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरू में पुलिस को यही लगता है कि यह एक सड़क हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही इस केस की पूरी कहानी बदल जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक क्रूर हत्या थी। मृतक के शरीर पर धारदार हथियारों से कई गहरे घाव थे। यह साफ था कि किसी ने उसकी हत्या कर लाश को हाईवे के पास फेंका था। इस खुलासे के बाद पुलिस फौरन हरकत में आती है और मामले की तहकीकात शुरू कर देती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि लाश मिलने की जगह से थोड़ी दूरी पर एक टोल प्लाजा है। पुलिस को शक होता है कि हत्यारा लाश को लाने के लिए टोल प्लाजा से होकर गुजरा होगा। लिहाजा पुलिस 5 जून और पिछले कुछ दिनों की टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है और उसे बारीकी से जांचती है। फुटेज में कई संदिग्ध गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन एक XUV 700 पुलिस का ध्यान खींच लेती है। यह गाड़ी उस जगह के आसपास जहां लाश मिली थी, बिना किसी वजह के बार बार चक्कर लगाते दिखती है, जो सामान्य नहीं था। पुलिस गाड़ी के नंबर की छानबीन करती है और पता चलता है कि यह दिल्ली के रविंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस उनके घर पहुंचती है तो मालूम पड़ता है कि रविंद्र सिंह कई महीनों से लापता हैं। उन पर भारी कर्ज था और एक चेक बाउंस का केस भी चल रहा था। पेशे से बिजनेसमैन रविंद्र कर्ज के बोझ तले फरार हो गए थे। पुलिस परिवार को लाश की तस्वीरें दिखाती है और रविंद्र का भाई और परिवार वाले उसे पहचान लेते हैं। यह लाश रविंद्र सिंह की ही थी। पुलिस रविंद्र के पिछले जीवन की पड़ताल शुरू करती है। पता चलता है कि वह पहले दिल्ली में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। 2007 में पत्नी से विवाद के बाद वह परिवार और अपनी सारी संपत्ति छोड़कर देहरादून चला गया। वहां उसने नया बिजनेस शुरू किया और 18 साल की रीना सिंधु से मुलाकात हुई। रीना मुरादाबाद की रहने वाली थी और 20 साल के उम्र के अंतर के बावजूद दोनों में प्यार हो गया। वे लिव इन में रहने लगे, फिर शादी कर ली। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई। रविंद्र का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। रीना के कहने पर रविंद्र ने मुरादाबाद में एक घर लिया ताकि रीना अपने गृहनगर में सेटल हो सके। रविंद्र का बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर आना जाना लगा रहता था। ये काफी आलीशान घर होता है। 3 मंजिला मकान होता है। इस घर को वो रविंद्र अपने नाम पर और अपनी बीवी रीना सिंधु के नाम पर करा देता है। उसके बाद बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अब साल आ जाता है 2024 का।
दरअसल 2024 में रविंद्र सिंह के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने किसी को 18 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। इस कारण पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। दिसंबर 2024 से रविंद्र अपने घर से गायब था। वैसे तो वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, लेकिन इस बार पुलिस की तलाश ने उसे भगोड़ा बना दिया। दिल्ली में रह रही उसकी पहली पत्नी और परिवार को भी इस कांड की खबर थी। हाईवे के टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में रविंद्र की गाड़ी दिखी, जो उस वक्त रीना सिंधु के पास थी। फुटेज में रीना ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन ड्राइवर कोई और था, रविंद्र नहीं। इससे पुलिस का शक रीना की ओर गया। पुलिस मुरादाबाद में रीना के पते पर पहुंची। पूछताछ में रीना घबरा गई और उसके जवाब उलट-पुलट थे। पुलिस ने पूछा कि पति इतने दिनों से गायब है तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। रीना कोई ठोस जवाब न दे सकी। सख्ती बढ़ने पर रीना टूट गई और कबूल कर लिया कि रविंद्र की हत्या में उसी का हाथ है। यहां से कहानी का खुलासा हुआ। रीना ने बताया कि मुरादाबाद में रविंद्र ने उसे 3 से 4 करोड़ की कीमत वाला घर दिलाया था, जो दोनों के नाम पर था। कुछ साल पहले रीना ने घर के फर्स्ट फ्लोर पर फिजियोथेरेपी सेंटर और यूनिसेक्स सैलून शुरू किया, जो अच्छा चल रहा था। लेकिन रविंद्र के बिजनेस में नुकसान और कर्ज के चलते उसने घर बेचने की बात कही। रीना इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि घर की कीमत ज्यादा थी और उसका बिजनेस भी उसमें चल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि रविंद्र, जिसने उसे इतना बड़ा घर दिया, उसकी इतनी देखभाल की, उसकी जरूरत में रीना ने साथ देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे का कारण चौंकाने वाला था। रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर में पारितोष नाम का एक लड़का आता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई। रविंद्र के अक्सर बाहर रहने के कारण यह दोस्ती जल्दी ही प्यार और फिर शारीरिक संबंध में बदल गई। रीना को रविंद्र की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह उससे 20 साल बड़ा था। 2025 में रविंद्र 55 साल का था और रीना 35 की। इस उम्र के फासले को पारितोष पूरा कर रहा था। रीना को न रविंद्र चाहिए था, न उसके पैसे। उसने पारितोष के साथ मिलकर रविंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर रविंद्र हट गया तो 3 से 4 करोड़ का घर बचेगा और वह पारितोष से शादी कर जीवन सेट कर लेगी। इस प्लान के तहत 1 जून 2025 को रीना ने रविंद्र को कॉल किया और यहां से सारी कहानी का खुलासा होता है। रीना रविंद्र से कहती है कि मेरा एक पेशेंट है, पारितोष, जो बिजनौर का रहने वाला है। उसके पास बिजनौर में एक सुनसान घर है, जहां कोई नहीं रहता। रीना ने रविंद्र को समझाया कि पुलिस से भागते भागते थकने और सड़कों पर भटकने से बेहतर है कि वह उस घर में छिप जाएं। वहां खाने पीने का पूरा इंतजाम होगा और पारितोष पैसे से भी उनकी मदद करेगा। रविंद्र, जो पहले से ही कर्ज और पुलिस के डर से टूट चुका था, को अपनी पत्नी की बातों में एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने सोचा कि शायद रीना उसका भला चाहती है और उसका साथ दे रही है। इस भरोसे के साथ वह 1 जून 2025 को बिजनौर में पारितोष के उस खाली घर की ओर निकल पड़ा। उसी शाम रीना भी वहां पहुंच गई और रविंद्र को देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन यह सब एक सुनियोजित जाल था, जिसे रीना और पारितोष ने मिलकर बुना था। पारितोष, जो रीना का नया प्रेमी था, ने रविंद्र का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने रविंद्र को बैठाया, बातें की और धीरे धीरे उसे शराब पिलानी शुरू की। रविंद्र, जो पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था, ने शराब के नशे में डूबना शुरू कर दिया। पारितोष ने उसे इतना पिलाया कि वह पूरी तरह बेसुध हो गया, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। तभी रीना और पारितोष ने अपने असली इरादे जाहिर किए। उन्होंने एक फावड़ा उठाया और रविंद्र पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हर वार के साथ रविंद्र की सांसें कमजोर होती गईं और आखिरकार उसकी जान निकल गई। उसका शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें, जो कभी रीना पर भरोसा करती थीं, अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। हत्या के बाद दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रविंद्र की लाश को ठिकाने लगाना। रीना और पारितोष ने ठंडे दिमाग से योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि लाश को ऐसी जगह फेंका जाए जहां उसकी पहचान न हो सके और कोई सुराग न मिले। उन्होंने रविंद्र का मोबाइल, उसकी आईडी और हर उस चीज को अपने कब्जे में ले लिया जो पुलिस को उनके पास पहुंचा सकती थी।
फिर उन्होंने रविंद्र की लाश को उसकी ही XUV 700 गाड़ी में डाला और मुरादाबाद से कोटद्वार हाईवे की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्होंने हाईवे के किनारे एक छोटी सुनसान खाई देखी। मौका पाकर उन्होंने रविंद्र की लाश को उस खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि अब कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई भी साजिश पूरी तरह छिप नहीं पाती। 5 जून 2025 को एक राहगीर की नज़र उस खाई में पड़ी लाश पर गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इस तरह इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही टोल प्लाजा के CCTV फुटेज से रविंद्र की गाड़ी का पता लगाया। फुटेज में रीना को गाड़ी में बैठे हुए देखा गया और यह भी साफ हुआ कि ड्राइवर कोई और था, पारितोष। पुलिस ने रीना के मुरादाबाद वाले घर का पता लगाया और उससे पूछताछ शुरू की। रीना पहले तो घबराई, उलट-पुलट जवाब देती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि रविंद्र की हत्या में उसी का हाथ था। जांच में यह भी सामने आया कि रीना ने पारितोष को इस हत्या के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, साथ ही उससे शादी करने का लालच भी दिया था। रीना को रविंद्र से कोई लगाव नहीं बचा था। वह न केवल उस 3 से 4 करोड़ के घर को बचाना चाहती थी, बल्कि पारितोष के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती थी। लेकिन उनकी यह चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब रीना सिंधु और पारितोष जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इस कहानी से एक दुखद और गहरा सबक मिलता है कि रिश्तों में विश्वास कितना नाजुक हो सकता है। रविंद्र ने अपनी पत्नी रीना पर पूरा भरोसा किया, उसकी हर जरूरत पूरी की, उसे 3 से 4 करोड़ का घर दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और मौत मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि आज के दौर में रिश्तों की सच्चाई को परखना कितना जरूरी है। चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई और, आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। रविंद्र की जिंदगी इसकी सबसे दुखद मिसाल है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस कहानी के जरिए समाज में जागरूकता फैले और ऐसे अपराधों से लोग सतर्क रहें। जय हिंद।